हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे GS3 इकोनॉमी का ये इंडस्ट्रियल कॉन्टेक्स्ट में टॉपिक। क्या है टॉपिक? चेंजेस इन इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड देयर इफेक्ट्स ऑन इंडस्ट्रियल ग्रोथ। यानी कि इंडिपेंडेंस के टाइम पे हमारी इंडस्ट्रियल पॉलिसी उससे लेके अब तक अलग अलग पॉलिसी बहुत सारी बनी और इंडस्ट्रियल पॉलिसी में कुछ चेंज हुए और उस चेंजेस का इम्पैक्ट या इम्पैक्ट कहे या इफेक्ट कहे इंडस्ट्रियल ग्रोथ पे वो इफेक्ट क्या हुई, तो ये हमें देखना है। ठीक है फ्रेंड, चलो हम स्टार्ट करते हैं ये टॉपिक। इंडियाज इंडस्ट्रियल पॉलिसी हैज़ अंडरगोन सिग्निफिकेंट ट्रांसफॉर्मेशन सिंस इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस से लेके अब तक हमारी जो इकोनॉमिक पॉलिसी है, पर्टिकुलर किस कंटेक्स्ट में, तो इंडस्ट्रीज कंटेक्स्ट है। तो इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो अलग अलग बनी वहाँ पे, तो उसका डायरेक्टली इम्पैक्ट देखने को मिला इंडस्ट्रियल ग्रोथ के ट्रेजेक्ट्री पे। दिस शिफ्ट रिफ्लेक्ट इवॉल्विंग इकोनॉमिक फिलोसॉफीज रिस्पॉन्स टू क्राइसिस। ये क्या दिखाता है, हमारी जो अलग अलग पॉलिसीज बनी वो तो अलग अलग टाइम पे हमारी डिफरेंस टाइम में, यानी है ना कि शुरुआत में कुछ सेंट्रलाइज प्लानिंग हो रहा था, जो नेहरूजियम फिलोसॉफी वाली थी, तो उस टाइम में हमारी इकोनॉमिक फिलोसॉफी और थी, तो उस टाइम हमारी जो ये फिलोसॉफी थी वो डिफरेंट थी। पर अलग अलग टाइम के दौरान जो अलग अलग फिलोसॉफी भी इकोनॉमी में, जैसे प्लानिंग में चेंज हुआ वैसे वैसे फिलोसॉफी भी इकोनॉमिक चेंज हुई और उसके अकॉर्डिंगली इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनती गई। एंड रिस्पॉन्ड टू क्राइसिस, ये चेंजेस भी क्यों हुआ इंडस्ट्रियल पॉलिसी में, तो अलग अलग टाइम पे कुछ क्राइसिस भी आई। जैसे 1991 में क्राइसिस आई, तो उसके बाद में 1991 में एक अलग इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनाना पड़ा। ठीक है फ्रेंड, तो रिस्पॉन्स टू क्राइसिस भी ये था। एंड एस्पिरेशन फॉर मॉडर्न सेल्फ रिलायंट एंड ग्लोबली कम्पिटिटिव इंडस्ट्रियल बेस। और क्या था कि इंडस्ट्री के टाइम जो हमारा इंडिया का इंडिपेंडेंस हुआ उस टाइम पे हमारी जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी थी उसकी रिक्वायरमेंट अलग थी। हम नए नए इंडिपेंडेंट हुए थे तो उस टाइम हमारी रिक्वायरमेंट अलग थी। पर आज के टाइम में हमें ज़्यादा मॉडर्न दिखना है, मॉडर्न बनना है, क्योंकि मॉडर्न टाइम की रिक्वायरमेंट भी कुछ अलग होती है। आज टेक्नोलॉजी का टाइम है, तो मॉडर्न और सेल्फ रिलायंट बनने के लिए और एक ग्लोबली कम्पिटिटिव इंडस्ट्रियल बेस बनाने के लिए आज के टाइम में पॉलिसी की अलग ज़रूरत है। तो उस तरह से हमारी इंडस्ट्रियल पॉलिसी में भी चेंजेस देखने को मिला है। ठीक है फ्रेंड, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कहाँ से, अर्ली ईयर्स की बात करेंगे। शुरुआत में हमारे पॉलिसी बनी उनकी बात करेंगे। तो अर्ली ईयर्स में इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन 1948 आया और 1956 ये एरा था स्टेट लेड इंडस्ट्रियलाइजेशन। हमने शुरुआत में भी देखा था कि ये सेंट्रलाइज प्लानिंग का टाइम था। तब सब कुछ क्या था, स्टेट अपने हाथ में रखता था, पब्लिक सेक्टर डोमिनेंट थी, जो भी कुछ बनता था वो सब स्टेट मेजोरिटी बनाती थी। तो उस टाइम में दो पॉलिसी बनी, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन 1948 एंड 1956। पहले हम बात करेंगे इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन 1948 की। ठीक है, दिस वॉज द फर्स्ट मेजर पॉलिसी स्टेटमेंट था इंडिपेंडेंस से लेके 1948 का सबसे पहले, क्योंकि एक ही साल हुआ था इंडिपेंडेंस को, तो ये मेजर उस टाइम की थी। इट इंट्रोड्यूस कंसेप्ट ऑफ मिक्स इकोनॉमी। इस टाइम पे कैसे हमने कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया प्लानिंग के लिए, इंडस्ट्रियल प्लानिंग के लिए, तो मिक्स इकोनॉमी का कंसेप्ट उस टाइम था। एंड रिकॉग्नाइजिंग बोथ द पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर, और उस टाइम पे पब्लिक सेक्टर को भी काम सौंपा गया और प्राइवेट सेक्टर दोनों को काम सौंपा गया। की इंडस्ट्रीज कुछ थी फ्रेंड, कुछ खास इंडस्ट्री थी। शुरुआत में हमने कल भी बात किया था लेक्चर में, जैसे कि उसमें क्या था कि कुछ गवर्नमेंट ने अपने पास रखी थी, रिजर्व रखी थी, है ना, वो वहाँ उस रिजर्व सेक्टर में पब्लिक सेक्टर ही मेनली काम करती थी। तो यहाँ पे भी की इंडस्ट्रीज उसी टाइम की उसी की बात करें, लाइक आर्म्स हो, एटॉमिक एनर्जी के बारे में बात हो, या रेलवे हो, पोस्टल सर्विस, ये सब रिजर्व थी फॉर द स्टेट। इनके ऊपर कुछ भी काम करेंगे वो स्टेट करेंगे। ठीक है फ्रेंड, उस टाइम ऐसी सिचुएशन थी। न्यू वेंचर्स इन बेसिक इंडस्ट्रीज, जैसे कोल है, आयरन है, स्टील है, एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग है, वेयर टू प्राइमरली स्टेट ओन। ये सब भी मेनली किनके पास थी, तो स्टेट ओन थी फ्रेंड। ठीक है, ये कोल में काम करना हो, कोयले में, या आयरन लोहे में काम करना हो, स्टील में काम करना हो, कुछ इन सब इंडस्ट्री वाली जो बेसिक इंडस्ट्री थी उसमें मेनली स्टेट ओन थी, विद एग्जिस्टिंग प्राइवेट यूनिट अलाउड टू कंटिन्यू। पर हाँ, एक यहाँ पे छूट दी गई थी, क्या, कुछ एग्जिस्टिंग प्राइवेट यूनिट्स जो बिफोर इंडिपेंडेंस से ही काम कर रहे थे। जैसे हम सबको पता है कि जमशेदपुर में टाटा इंडस्ट्रीज वहाँ पे ऑलरेडी पहले बिफोर इंडिपेंडेंस से काम कर रही थी, तो ऐसी कुछ प्राइवेट एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रीज थी, उनको अलाउ किया गया था। ठीक है फ्रेंड, अब उसके बाद में 48 के बाद में दूसरी पॉलिसी आई, कौन सी, तो कि इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन 1956। ये 1956 वाली दूसरी पॉलिसी आई। अब ये 1956 में क्यों आई पॉलिसी, तो इसका भी एक रिलेवेंस है फ्रेंड। याद करो, महालनोबिस मॉडल हम बात किया था, जो सेकंड प्लानिंग कमीशन था। सेकंड प्लानिंग कमीशन 1956 से लेकर 1961 तक ये बना था, 5 साल के लिए फिर 5 ईयर प्लान बना था, वो महालनोबिस मॉडल के बेस पे था।
और ये प्लानिंग कमीशन का सेकंड हिस्सा था, ठीक है। इस पे ज़्यादा फोकस किस पे किया गया था फ्रेंड, तो हैवी इंडस्ट्रीज पे फोकस किया गया था। तो उन हैवी इंडस्ट्रीज पे फोकस करने के लिए इंडस्ट्री पॉलिसी रिजोल्यूशन 1956 में लाया गया, और ये मेनली कैसा था, तो कॉम्प्रिहेंसिव था एंड सोशलिस्ट लीनिंग पॉलिसी थी। कैसी थी, सोशलिस्ट पॉलिसी, यानी कि मेजोरिटी हिस्सा किन के पास रहेगा, गवर्नमेंट के पास रहेगा। ये नेहरू जी उस टाइम प्राइम मिनिस्टर थे, उनकी सोच थी ये फ्रेंड, ठीक है। अब इसमें क्या किया गया 1956 की ये पॉलिसी में, तो इसमें इंडस्ट्री को 3 पार्ट में क्लासीफाई किया गया। मेन ये याद रखना है फ्रेंड, इंडस्ट्री को क्या किया गया, 3 पार्ट में क्लासीफाई किया गया। एक शेड्यूल ए है, दूसरा शेड्यूल बी और तीसरा है शेड्यूल सी। शेड्यूल ए में क्या किया गया फ्रेंड, शेड्यूल जो ए है उसमें 17 इंडस्ट्री रखी गई, एक्सक्लूसिवली रिजर्व फॉर द पब्लिक सेक्टर। और ये मेनली एक्सक्लूसिवली यानी कि टोटल 100% ये पब्लिक सेक्टर के पास रखा गया कि इन इंडस्ट्रीज में कुछ भी अगर नई चीज़ बनेगी, जो भी डेवलपमेंट होगा वो सब कौन करेगा, पब्लिक सेक्टर करेंगी। इसमें कौन से जो इंडस्ट्री थी 17 में, तो आर्म्स थी, एटॉमिक एनर्जी थी, हैवी मशीनरी थी, कोल, आयरन, स्टील, रेलवे, ये सब एक्सक्लूसिवली किन के पास रही, पब्लिक सेक्टर के पास फ्रेंड, ठीक है। अब शेड्यूल बी था, इसमें 12 इंडस्ट्रीज को रखा गया था, वेयर द स्टेट वुड प्रोग्रेसिवली एस्टैब्लिश न्यू यूनिट। धीमे धीमे करके स्टेट यहाँ पे इन 12 इंडस्ट्रीज में क्या करेंगे, नए नए यूनिट बनाएंगे और नई नई प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करेंगे अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट ऑफ द कंट्री। बट प्राइवेट एंटरप्राइजेज कुड सप्लीमेंट स्टेट एफर्ट। पर यहाँ पे थोड़ा क्या कहा गया कि प्राइवेट एंटरप्राइज जो प्राइवेट कंपनीज थी उनको भी अलाउ किया गया कि आप स्टेट को आप इसमें हेल्प करो, सप्लीमेंट करो स्टेट के एफर्ट को। तो बड़ा जो ये इंडस्ट्रीज होगी इनमें मेजोरिटी काम होगा वो कौन करेंगे, स्टेट की इंडस्ट्रीज करेगी, और थोड़ा कुछ काम छोटी छोटी रिक्वायरमेंट है जो स्टेट नहीं कर पाता वो प्राइवेट एंटरप्राइजेस को दे दिया गया। और इसमें कौन सी इंडस्ट्रीज आई थी 12 में, एल्यूमिनियम थी, मशीन टूल थे, फर्टिलाइजर वगैरह थे, तो ये सब ये शेड्यूल बी में रखा गया। और शेड्यूल सी तीसरा, ऑल रिमेनिंग इंडस्ट्री वेर ओपन टू प्राइवेट सेक्टर बट सब्जेक्ट टू लाइसेंसिंग। बाकी सारी की सारी इंडस्ट्री क्या कर दिया गया, ओपन कर दिया गया, किन के लिए, प्राइवेट सेक्टर के लिए, कि ये शेड्यूल सी में जितने भी इंडस्ट्रीज है वो प्राइवेट सेक्टर भी उसमें अपने हिसाब से काम कर सकता है, बट सब्जेक्ट टू यहाँ पे लाइसेंसिंग। यहाँ पे लाइसेंस राज लगा दिया कि वहाँ पे आप ठीक है काम करो, जो आपको करना है करो, पर यहाँ पे क्या करना पड़ेगा आपको, तो गवर्नमेंट के पास से आप लाइसेंस लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे लाइसेंस राज का दौर आ गया, ठीक है फ्रेंड। अब ये 1956 वाली ये जो पॉलिसी आई इंडस्ट्रियल पॉलिसी, उसमें क्या किया गया, एम्फेसिस ऑन हैवी इंडस्ट्रीज, हैवी इंडस्ट्रीज पे भी फोकस किया गया। हमने जैसे बात की सेकंड जो प्लानिंग कमीशन 5 ईयर प्लान बना महालनोबिस मिस मॉडल वाला, तो उसमें हैवी इंडस्ट्रीज पे फोकस किया गया था, राइट। तो उसमें तो वही टाइम था, इसमें इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनी 1956 में, तो यहाँ पे हैवी इंडस्ट्रीज पे फोकस किया गया। एम्ड एट बिल्डिंग अ स्ट्रॉन्ग कैपिटल गुड्स। अब हैवी इंडस्ट्रीज क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी थी, इंफ्रास्ट्रक्चर बना था, स्ट्रॉन्ग कैपिटल गुड्स बनाने थे, बेस्ड टू रिड्यूस इम्पोर्ट डिपेंडेंस, ताकि हम जो बाहर से चीज़ें मंगवा रहे थे तो बाहर से चीज़ें कम आयात करना हो, कम इंपोर्ट करें, तो इसीलिए हैवी इंडस्ट्रीज पे फोकस किया गया। इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग, साथ में लाइसेंस राज आ गया। लाइसेंस राज फॉर्स फॉर्मली एस्टैब्लिश, हमने ऊपर बात किया, जैसे शेड्यूल सी में जितनी भी इंडस्ट्रीज थी वहाँ पे प्राइवेट सेक्टर को ओपन कर दिया, पर लाइसेंसिंग उनको लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या किया गया, लाइसेंस राज को इंट्रोड्यूस किया गया। रिक्वायरिंग गवर्नमेंट परमिट फॉर सेटिंग अप न्यू यूनिट। अगर प्राइवेट सेक्टर को नया कोई क्या बनाना है, एक नया अपना यूनिट बनाना है, अगर एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री है और उसमें एक नया यूनिट उनको एस्टैब्लिश करना है, तो क्या करना पड़ेगा, गवर्नमेंट के पास से परमिट लेना पड़ेगा। एक्सपांडिंग कैपेसिटी एक्सपांड करने के लिए, चेंजिंग प्रोडक्ट लाइन चेंज करने के लिए। सपोज आप क्या कर रहे हो, कोई अगर सपोज आप साबुन बना रहे हैं, है ना, तो साथ में अगर आपको पाउडर भी बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, उसके लिए भी आपको गवर्नमेंट से परमिट लेना पड़ेगा। तो ये लाइसेंस राज यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर दिया। दिस वॉज इंटेंडेड टू एंश्योर प्लान डेवलपमेंट। ये मेनली क्यों किया गया था लाइसेंस राज, तो इनको लगता था कि इस तरह से हम प्लान डेवलपमेंट कर रहे हैं, एंड प्रिवेंट कंसंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर। और इकोनॉमिक पावर आज कितनी कुछ बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ के पास है, वैसे उस टाइम जो इकोनॉमिक पावर है गवर्नमेंट के पास ही रहे, ज़्यादा कुछ प्राइवेट सेक्टर के पास ना चला जाए, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए मेनली था। और याद करो आर्टिकल 39 DPSP में उस पर भी कंसंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर की बात की गई है कि कंसंट्रेशन नहीं होना चाहिए। और क्या था 1956 की पॉलिसी में, तो प्रोटेक्शनिज्म भी यहाँ पे उस पर फोकस किया गया था कि प्रोटेक्शनिज्म यानी कि प्रोटेक्ट करना है किनको, हमारी इंडस्ट्रीज़ को। इनकी इंडस्ट्री हमारी यानी कि इंडिया की इंडस्ट्रीज़ को वो कैसे कर सकते हैं, तो बाहर की इंडस्ट्री से हमें बचा के रखना है। और वो कैसे हो सकता है, तो हाई टैरिफ लगाया था, अर्न इम्पोर्ट कंट्रोल कर दिया था, कोटा लगा दिया था, ताकि बाहर की इंडस्ट्री से हम बाहर से माल जो गुड्स वगैरह है या सर्विस है उसका इम्पोर्ट
कम करें ताकि हमारी इंडस्ट्रीज है वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉस्परस हो। ठीक है, अब ये दोनों पॉलिसी थी, इनका जो 1947 से लेकर 1991 है ना, यहाँ तक ये 1948 और 1956 वाली जो पॉलिसी है उनका इफेक्ट रहा। ठीक है, और 1956 वाली लास्ट में बनी थी इकोनॉमिक इंडस्ट्रियल पॉलिसी। उसके बाद में डायरेक्टली कब बना इकोनॉमिक जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी फ्रेंड, तो 1991 में उसके बाद में डायरेक्टली इंडस्ट्रियल पॉलिसी बना। ठीक है, तो हमें इफेक्ट देखना पड़ेगा 1956 की इंडस्ट्रियल पॉलिसी का इम्पैक्ट ऑन इंडस्ट्रियल ग्रोथ। तो क्या यहाँ पे इंडस्ट्रियल ग्रोथ हुआ, इफेक्ट क्या रही उसका, वो हमें देखना है। ठीक है, तो यहाँ पे इफेक्ट हम देखते हैं, क्रिएशन ऑफ डाइवर्सिफाइड इंडस्ट्रियल बेस। 1956 की पॉलिसी की वजह से इंडस्ट्रियल बेस थोड़ा डाइवर्सिफाई हुआ। इंडिया सक्सेसफुली एस्टैब्लिश वाइड रेंज ऑफ इंडस्ट्रीज, हमने क्या बहुत सारी सक्सेसफुली वाइड रेंज ऑफ इंडस्ट्रीज को एस्टैब्लिश किया, इंक्लूडिंग हैवी इंडस्ट्रीज उसमें आ गई, जैसे स्टील है, मशीनरी है, पावर जनरेशन इक्विपमेंट, विच आर क्रूशियल फॉर लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट एंड सेल्फ रिलायंस। और ये सब इंडस्ट्रीज रिक्वायर्ड थी, क्यों रिक्वायर्ड थी फ्रेंड, तो लॉन्ग टर्म हमारा इंडिया का जो डेवलपमेंट करने के लिए और सेल्फ रिलायंस यानी कि आत्मनिर्भर बनने के लिए। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स प्लेड मोन्यूमेंटल रोल इन दिस, और इसमें मेनली किनकी भूमिका ज़्यादा रही, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग की भूमिका ज़्यादा रही। क्यों उनकी ज़्यादा रही भूमिका, क्योंकि पब्लिक सेक्टर को हमने क्या कर दिया था, ज़्यादा से ज़्यादा उनको तवज्जो दी गई थी और कुछ इंडस्ट्रीज थी उनके पास मेजोरिटी रिजर्व रखी गई थी। ठीक है, इसीलिए रिड्यूस इम्पोर्ट डिपेंडेंस। अब यहाँ पे ये भी हुआ कि इम्पोर्ट डिपेंडेंस कम हुआ, क्यों, क्योंकि हमने टैरिफ ज़्यादा लगा दिया था, हमारी तब इकोनॉमी कैसी थी, ज़्यादा से ज़्यादा क्लोज इकोनॉमी थी। ठीक है फ्रेंड, तो ISI यानी कि इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन इंडस्ट्रीज हेल्प इंडिया अचीव सिग्निफिकेंट सेल्फ सफिशिएंसी इन मैनी मैन्युफैक्चरिंग गुड। हमने बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग गुड्स में सेल्फ सफिशिएंसी हासिल कर दी थी, हम इंडिया में खुद से प्रोड्यूस करते थे, इसलिए बाहर से हम कम मंगवाना पड़ता था। रीजनल बैलेंस भी इसमें आया, लिमिटेड सक्सेस पर मिली। ठीक है, रीजनल बैलेंस तो देखने को मिला कि कुछ रीजन थे जो बैकवर्ड थे वो भी आ गया है, पर यहाँ पे सक्सेस जो मिलना चाहिए था उतना नहीं मिली। लाइसेंसिंग पॉलिसी समटाइम इंसेंटिवाइज इंडस्ट्रीज बैकवर्ड रीजन, इसकी वजह से क्या हुआ कि बैकवर्ड रीजन था कुछ, वहाँ पे इंडस्ट्रीज नई इंडस्ट्रीज ओपन हुई। ठीक है, लाइसेंस राज की वजह से। तो इस तरह का यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिला फ्रेंड। ठीक है, अब चैलेंजेस इसके क्या रहे, तो चैलेंजेस यहाँ पे ये रहे कि ग्रोथ थोड़ा था 1956 के बाद में, तो ग्रोथ हमारा जो इंडिया की इकोनॉमी था वो कम रहा, स्लो ग्रोथ रहा और इनएफिशिएंसी था। ठीक है फ्रेंड, यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं, हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ। हमने हर लेक्चर में हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ की बात की है। ठीक है, शुरुआत में इसको क्या बोलते थे कि हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ। तो डिस्पाइट सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट काफ़ी हुआ शुरुआत में, इंडस्ट्रियल पॉलिसी चेंजेस हुआ उसकी वजह से इन्वेस्टमेंट अच्छा रहा, पर इंडस्ट्रियल ग्रोथ रिमेन स्लगिश रहा, मतलब यानी कि बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियल ग्रोथ यहाँ पे हुआ नहीं। क्यों, क्योंकि ज़्यादातर हमने क्या किया यहाँ पे, हमारी क्लोज इकोनॉमी रखी और लाइसेंस राज रखा, तो ज़्यादा इंडस्ट्री ग्रो नहीं कर पाई, एवरेजिंग अराउंड 5 to 6%, इसकी वजह से हमारा ग्रोथ रहा। ठीक है, लेक ऑफ कंपटीशन था ही नहीं, क्योंकि मेजोरिटी सेक्टर किनके पास था, मेजोरिटी था गवर्नमेंट के पास में, प्राइवेट सेक्टर के लिए लिमिटेड स्कोप थे। प्रोटेक्शन फ्रॉम इंपोर्ट एंड लिमिटेड डोमेस्टिक कंपटीशन लेड टू लेक ऑफ इनोवेशन, तो इनोवेशन ज़्यादा नहीं हुआ, क्वालिटी प्रोडक्ट अच्छी नहीं बनी और कॉस्ट कैसी थी, ज़्यादा थी। अगर आपके पास कंपटीशन नहीं होगी, आप समझ लो कि आपके गांव में एक ही दुकान है कोई, है ना, एक ही शॉप है किसी भी चीज़ की, तो वो क्या करेंगे, तो अपनी मनमानी से वो भाव लगा सकता है अपनी मनमानी से, पर अगर साइड में 3-4 और कहीं पे शॉप आ गई, दुकानें आ गई, तो क्या करेगा, तो वहाँ पे उसको कंपटीशन के लिए क्या करना पड़ेगा, प्राइस थोड़ा घटाना पड़ेगा। तो यहाँ पे कोई था ही नहीं, गवर्नमेंट सेक्टर डोमिनेट कर रहा था, तो कॉस्ट भी ज़्यादा लग रही थी। ठीक है फ्रेंड, तो ये सब प्रॉब्लम था, कंपटीशन था ही नहीं। ब्यूरोक्रेटिक डिले, लाइसेंस राज क्रिएटेड सिग्निफिकेंट डिले, आप हर एक चीज़ों के लिए आपको क्या करना पड़ता था, लाइसेंस लेना पड़ता था, तो उसलिए लाइसेंस तो ईजिली मिलता नहीं। जो भी ब्यूरोक्रेट होंगे बीच में क्या करेंगे, रेट टेपिज्म कर रहे थे, है ना, पैसे खा रहे थे, तो इसके लिए वजह से क्या न्यू इन्वेस्टमेंट कम हो रहा था। PSU इनएफिशिएंसी, अब गवर्नमेंट सेक्टर है, पब्लिक सेक्टर में क्या रहेगा, वहाँ पे हर किसी को वहाँ पे आपको वॉइस देना पड़ेगा, वॉइस टू वॉइसलेस, है ना, और वहाँ पे मेरिट नहीं होगा तो भी कुछ लोगों को लेना पड़ेगा, या बहुत सारी अलग अलग और भी चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो गवर्नमेंट सेक्टर में एक सिक्योरिटी भी होती है जॉब की, तो इसकी वजह से वहाँ पे क्वालिटी देखने को नहीं मिलती है। मैनी PSU सफर्ड फ्रॉम ओवर स्टाफिंग, बहुत सारे PSU ऐसा था वहाँ पे स्टाफ बहुत ज़्यादा था, उनको सैलरी बहुत ज़्यादा जा रहा था, पर काम जितना होना चाहिए था वो हो नहीं रहा था। पॉलिटिकल इंटरफियरेंस भी होता रहता है PSUs में, लेक ऑफ अकाउंटेबिलिटी लीडिंग टू पुअर परफॉर्मेंस एंड लॉस, और इसकी वजह से परफॉर्मेंस पुअर रहता और एफिशिएंसी कम हो रही। लिमिटेड टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन, टेक्नोलॉजी भी उस टाइम नहीं था, हमको पता है कि पहली बार टेक्नोलॉजी इंडिया में कब आना थोड़ा स्टार्ट हुआ, प्री लिबरलाइजेशन एरा में, राजीव गांधी के टाइम पे, है ना फ्रेंड।
तो टेक्नोलॉजी बहुत कम थी, रेस्ट्रिक्टेड एक्सेस टू फॉरेन टेक्नोलॉजी ड्यू टू फेरा। ये फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट लग रहा था, इसके अंदर क्या था, थोड़े रेस्ट्रिक्शन ज़्यादा थे, तो बाहर के कंट्रीज से हम टेक्नोलॉजी भी एक्सेस नहीं कर पाते थे। तो टेक्नोलॉजी अगर हमारे यहाँ पे नहीं आएगी तो हमारा कैसे विकास होगा, कैसे डेवलपमेंट होगा। तो ये 1991 तक मेनली प्रॉब्लम ये सब रहा। ठीक है फ्रेंड, अब एलपीजी रिफॉर्म आया, बीओपी क्राइसिस हुआ था इसकी वजह से, तो अब रिक्वायरमेंट भी और कुछ चेंज हुई, तो और एक नई पॉलिसी बन के आई। बहुत साल के बाद एक नई पॉलिसी बन के आई, 56 के बाद में 1991 में आई पॉलिसी। ठीक है फ्रेंड, तो ये न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991 की थी, और ये कौन सा एरा था, एलपीजी रिफॉर्म का एरा था। इसमें पॉलिसी शिफ्ट देखने को मिला। दिस वॉज द मोस्ट रेडिकल डिपार्चर फ्रॉम प्रीवियस पॉलिसी। प्रीवियस पॉलिसी से बहुत कुछ अलग यहाँ पे डिपार्चर देखने को मिला, क्योंकि यहाँ पे पूरा इकोनॉमी को क्या कर दिया, ओपन कर दिया। ठीक है फ्रेंड, यहाँ पे क्या किया अब, तो कि डिसमेंटलिंग ऑफ लाइसेंस राज को हटा दिया। अब आप हर एक छोटी छोटी चीज़ों के लिए लाइसेंस लेने के लिए जाने की ज़रूरत नहीं है। इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग वॉज एबोलिश फॉर मोस्ट इंडस्ट्रीज एक्सेप्ट फॉर अ स्मॉल लिस्ट ऑफ स्ट्रेटेजिक, हैजार्डस और एनवायरमेंटली सेंसिटिव सेक्टर। कुछ सेक्टर जहाँ थे वो मोस्ट सेंसिटिव थे या हैजार्डस थे, है ना, या कुछ स्ट्रेटेजिक हो, ऐसे सेक्टर के लिए ही आपको लाइसेंस लेने की ज़रूरत है। बाकी हर चीज़ों के लिए आपको लाइसेंस लेने की ज़रूरत नहीं है कि मुझे कि लगता है कि मुझे नई इंडस्ट्री बनानी है, तो मुझे अगर मैं डिफेंस में इंडस्ट्री अगर कोई बनाना चाहता हूँ तो मुझे लाइसेंस लेने की ज़रूरत है। पर कुछ हल्की फुल्की मतलब यानी कि जो ये स्ट्रेटेजिक सेक्टर में नहीं आ रही है, ऐसी इंडस्ट्री या हैजार्डस या एनवायरमेंटली सेंसिटिव सेक्टर नहीं है, तो मुझे लाइसेंस बार बार लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है फ्रेंड, तो कौन से सेक्टर के लिए आपको लाइसेंस लेने की सिर्फ ज़रूरत थी, तो डिफेंस है, टोबैको है, हैजार्डस केमिकल है। ठीक है, तो इसके लिए बस रहा था लाइसेंस, बाकी लाइसेंस को क्या कर दिया, एबोलिश कर दिया। यहाँ डी रिजर्वेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर, अब पब्लिक सेक्टर को भी डी रिजर्व कर दिया, यानी कि डिस इन्वेस्टमेंट बढ़ने लगा। पब्लिक सेक्टर में से गवर्नमेंट का अपना थोड़ा जो रोल था वो कम कर दिया और प्राइवेट सेक्टर को वहाँ पे अलाउ कर दिया। द नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज रिजर्व एक्सक्लूसिवली फॉर द पब्लिक सेक्टर वॉज ड्रास्टिकली रिड्यूस फ्रॉम 7 to 8। अब पहले हमने याद करो शेड्यूल 7A था, शेड्यूल ए कौन से में, तो IPR 1956 की जो पॉलिसी थी उसमें शेड्यूल ए में क्या था, 17 इंडस्ट्रीज थी, वो रिजर्व थी। किन के लिए रिजर्व थी, तो पब्लिक सेक्टर के लिए। तो वहाँ से अब क्या कर दिया, 8 कम कर दिया, मतलब ऑलमोस्ट 9 इंडस्ट्रीज़ को वहाँ से हटा दिया। अब 8 ही इंडस्ट्री ऐसी है जिसमें आप सिर्फ पब्लिक सेक्टर का डोमिनेंस रहेगा। एंड देन ग्रेजुअली जस्ट 3, और बाद में तो सिर्फ अभी 3 ही इंडस्ट्री है, जो उसमें कौन सी इंडस्ट्री है, 3, एटॉमिक एनर्जी हो या एटॉमिक मिनरल माइनिंग करना हो, इसमें आ गया जो यूरेनियम, थोरियम वगैरह, और रेलवे, तो इसमें ही सिर्फ प्राइवेट सेक्टर को अलाउ नहीं है, बाकी सभी चीज़ों में प्राइवेट सेक्टर को अलाउ है। अदर सेक्टर वेर ओपन फॉर प्राइवेट पार्टिसिपेशन, इनके अलावा बाकी सब सेक्टर में क्या कर दिया, प्राइवेट सेक्टर को अलाउ कर दिया। ठीक है फ्रेंड, तो इस तरह 1991 की इंडस्ट्रियल पॉलिसी के बाद में ये चेंजेस देखने को मिला। फॉरेन इन्वेस्टमेंट में लिबरलाइजेशन कर दिया। अब ऑटोमेटिक रूट आ गया, पहले क्या हर एक चीज़ों के लिए आपको गवर्नमेंट के पास से अप्रूवल रहना पड़ता था। ठीक है, अब ऑटोमेटिक अप्रूवल आ गया कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, बाहर से कोई इंडस्ट्रीज है, सपोज अमेजोन है, अमेजोन USA की कंपनी, ठीक है, उसको इंडिया में कोई इन्वेस्ट करना है तो वो इन्वेस्ट करेगी 10% से ज़्यादा, तो उसको क्या बोलेंगे, FDI बोलेंगे, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। अब ये FDI आ रहा है तो यहाँ पे ऑटोमेटिक अप्रूवल मिल जाएगा उनको, हर एक चीज़ों के लिए गवर्नमेंट के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। तो कितने तक उनको ऑटोमेटिक अप्रूवल मिलेगा, ऑटोमेटिक अप्रूवल वॉज ग्रांटेड फॉर FDI अप टू 51%। 51% तक अगर वो इन्वेस्ट करते हैं तो उनको क्या है, यहाँ पे गवर्नमेंट के पास से अप्रूवल लेने की ज़रूरत नहीं, ऑटोमेटिकली उनको अप्रूवल मिल जाएगा। लेटर इंक्रीज टू 74%, और बाद में क्या कर दिया, 74% कर दिया, और धीमे धीमे करके 100% कर दिया मैनी सेक्टर इन प्राइवेट इंडस्ट्री। ये हर इंडस्ट्री के लिए ऐसा फ्रेंड नहीं है, ठीक है, हर इंडस्ट्री के लिए नहीं है। ये कौन सी इंडस्ट्री, तो प्राइवेट इंडस्ट्रीज कुछ आती है, उस प्राइवेट इंडस्ट्रीज में उनमें अलाउ कर दिया कि आप 100% तक आप क्या इन्वेस्ट कर सकते हो, और आपको कोई गवर्नमेंट के अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है, आपको ऑटोमेटिकली अप्रूवल मिल जाएगा। तो इस तरह क्या कर दिया यहाँ पे, ये ईजी कर दिया इंडस्ट्रीज़ के लिए। फिर FII अलाउ कर दिया, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर वे आर अलाउ टू इन्वेस्ट इन इंडियन स्टॉक मार्केट में, उनको भी अलाउ कर दिया, तो वो भी अब इजीली आ सकते हैं। फिर याद करो हमने कि फेरा था, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, वो थोड़ा क्या था, वो टाइट था। ठीक है, उसकी जगह अब क्या आ गया, तो फेमा आ गया। फेमा यानी कि फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट इन 1999 में आया और फेरा को रिप्लेस किया, और इसकी वजह से ये फेमा है जो, ये क्या है, मोर लिबरल है इंडस्ट्रीज़ के लिए। ठीक है, तो फॉरेन जो एक्सचेंज अब इंडिया में आना हो तो उसके लिए ज़्यादा इजी बन गया है, पहले बहुत टफ था फ्रेंड।
ठीक है। ये सब क्यों किया गया, तो कि इंडस्ट्रीज का ग्रोथ बढ़ाने के लिए। आज भी हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उनका जीडीपी में कंट्रीब्यूशन बहुत कम है फ्रेंड, ठीक है। तो मैन्युफैक्चरिंग का जो कंट्रीब्यूशन है उसमें भी मेनली इंडस्ट्रीज का कंट्रीब्यूशन बढ़ाने की ज़रूरत है। तो उन कंट्रीब्यूशन को बढ़ाने के लिए मेनली फेरा को रिप्लेस करके फेमा लाया गया, डिसमेंटल कर दिया लाइसेंस राज को और डी रिजर्व किया इंडस्ट्रीज़ को। जो पहले 17 थी उसमें से 8 कर दिया, 8 से अब कितना रही, 3 इंडस्ट्री सिर्फ रही है, ठीक है। और क्या यहाँ पे और इनिशिएटिव लिए गए, तो MRTP एक्ट अमेंडमेंट एंड रिप्लेसमेंट। MRTP यानी मोनोपोली एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस, ठीक है। मोनोपोली एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस एक्ट, यहाँ पे क्या थी कि ये एक्ट था जिसमें मोनोपोली दी गई थी, मोनोपोलीज मेनली दी गई थी, ठीक है। तो ये मोनोपोली दी गई थी, उसको मोनोपोली को हटा दिया और इसको थोड़ा एक्सपांड किया, इस एक्ट को एक्सपांड किया एंड मर्जर बाय लार्जर फर्म, और इसके साथ में लार्ज फर्म को मर्ज कर दिया। तो अब मोनोपोली कम कर दी गई, ठीक है। इट वॉज लेटर रिपील, बाद में तो MRTP एक्ट को निकाल दिया और उसकी जगह कंपटीशन एक्ट 2002 आया। अब याद करो ये कंपटीशन एक्ट 2002 जो UPSC या अलग अलग स्टेट PCS या EPF हो गई प्रिपरेशन कर रहे हैं उन सब स्टूडेंट को पता ही होगा, कंपटीशन एक्ट सबने सुना होगा। तो पहले तो क्या था, मोनोपोली प्रमोट कर रहे थे, अब क्या करना है, तो कंपटीशन प्रमोट कर रहे हैं। कंपटीशन रहेगी तो इंडस्ट्रियल ग्रोथ क्या होगा फ्रेंड, तो कंपटीशन में इंडस्ट्रियल ग्रोथ बढ़ेगा, ठीक है। नए नए एम्प्लॉयमेंट भी जनरेशन हो गए और GDP में उनका योगदान भी बढ़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे MRTP एक्ट को रिप्लेस करके क्या कर दिया गया, तो कंपटीशन एक्ट 2002 लाया गया एंड फोकसिंग ऑन प्रमोटिंग कंपटीशन रेदर देन कर्बिंग मोनोपोली। मोनोपोली जो कर्ब कर रही थी इंडस्ट्रियल ग्रोथ को, उसकी जगह अब कंपटीशन बढ़ाने के लिए कंपटीशन एक्ट 2002 लाए, ठीक है। और क्या किया, ट्रेड को लिबरलाइज कर दिया, सिग्निफिकेंट रिडक्शन इन इम्पोर्ट ड्यूटी एंड टैरिफ। शुरुआत में क्या कर रहे थे, टैरिफ ज़्यादा था, इसकी वजह से बाहर से हम क्या इंपोर्ट नहीं कर पाते थे क्योंकि बाहर की चीज़ें हमारे लिए महंगी हो रही थी। अब क्या कर दिया, इंपोर्ट ड्यूटी को कम कर दिया एंड रिमूवल ऑफ क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शन ऑन इंपोर्ट, तो ताकि बाहर से भी ज़्यादा से ज़्यादा इंपोर्ट हो रहा था। टेक्नोलॉजी भी इसकी वजह से आ रही थी, ठीक है फ्रेंड। तो इस तरह का 1991 का ये पॉलिसी और उसके बाद में कुछ चेंजेस देखने को मिले हमें। और उसका इफेक्ट क्या हुआ इंडस्ट्रियल ग्रोथ में पोस्ट 1991 के बाद में ये जो पॉलिसी नई आई 1991 में, तो इसका इम्पैक्ट क्या देखने को मिला हमें, तो एक्सेलरेटेड इंडस्ट्रियल ग्रोथ पहले से फ्रेंड अब बढ़ा। पहले से क्या हुआ, इंडस्ट्रियल ग्रोथ बढ़ा। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर एक्सपीरियंस हायर ग्रोथ रेट्स कंपेयर टू प्री रिफॉर्म पीरियड। इस 1991 के रिफॉर्म के पहले जो ग्रोथ था उससे अब थोड़ा क्या हुआ, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का ग्रोथ रेट बढ़ा। ओवरऑल इंडस्ट्रियल ग्रोथ कंट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली टू इंडियाज हायर GDP ग्रोथ। और ओवरऑल भी क्या है, पहले GDP में मैन्युफैक्चरिंग या इंडस्ट्रियल ग्रोथ का जो कंट्रीब्यूशन था कम था, अब GDP में उसका थोड़ा कंट्रीब्यूशन बढ़ा, ठीक है। ये देखने को मिला 1991 के बाद में। इंक्रीज कंपटीशन एंड एफिशिएंसी, कंपटीशन भी बढ़ा, एफिशिएंसी भी बढ़ा। इसका रीजन क्या है फ्रेंड कंपटीशन बढ़ने का, तो याद करो कंपटीशन एक्ट 2002, ठीक है। हम साथ साथ में ऐसे याद करते रहेंगे, लिंक करते रहेंगे, हर एक चीज़ों को लिंक करना जरूरी है फ्रेंड, ठीक है। लिंक करेंगे चीज़ों को तो आपके लिए समझने के लिए आसानी होगी और एग्जाम में आपको कोई ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा, ठीक है फ्रेंड। तो कंपटीशन बढ़ी, एफिशिएंसी इसकी वजह से बढ़ना है, वो तो ऑब्वियस है। डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज फेस कंपटीशन फ्रॉम बहुत इंपॉर्टेंट न्यू प्राइवेट और फॉरेन प्लेयर्स। पहले क्या थी, डोमेस्टिक इंडस्ट्री फेस कर रही, सॉरी यहाँ पे पहले कंपटीशन नहीं था, है ना, मोनोपोली ज़्यादा थी। अब क्या है कि कंपटीशन बढ़ाने के लिए कंपटीशन एक्ट भी लाया गया और लिबरलाइजेशन ज़्यादा हुआ। तो अब क्या, बाहर की इंडस्ट्री भी इंडिया में क्या करने लगी, इंडिया में वो भी इंपोर्ट करने लगी और बाहर की इंडस्ट्री भी इंडिया में आने लगी। FDI आया, FII आया यहाँ पे, है ना। तो इन सब की वजह से क्या है, कंपटीशन यहाँ पे बाहर की कंपनी के साथ में भी हमारी इंडस्ट्री को करना पड़ेगा ज़्यादा से ज़्यादा। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, एफिशिएंसी अब बढ़ेगी। आपको अगर आपके साइड में कहीं पे और शॉप है वो अगर एफिशिएंसी बढ़ा रही है, अच्छी अच्छी चीज़ें दे रही है, क्वालिटी वाली दे रही है, कम प्राइस में दे रही है, तो आपको भी वो करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या एफिशिएंसी बढ़ेगी। तो यहाँ पे इंडिया में अब एफिशिएंसी बढ़ने लगी, इसकी वजह से प्रोडक्टिव क्वालिटी वाली चीज़ें मिलने लगी और कॉस्ट भी रिडक्शन हुआ जो पहले नहीं था, ठीक है। तो ये सब 1991 के बाद में हुआ। टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन, पहले तो फेरा था, फेरा की वजह से क्या हो रहा था, तो टेक्नोलॉजी बाहर से एक्सेस नहीं कर पा रहे थे, पर अब फेरा की जगह फेमा आ गया, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, और वो क्या है, ज़्यादा लिबरल है। तो इसकी वजह से क्या टेक्नोलॉजी भी हम बाहर से एक्सेस कर पा रहे हैं। तो एक्सेस टू फॉरेन टेक्नोलॉजी एंड कैपिटल फैसिलिटेड मॉडर्नाइजेशन, और इसकी वजह से क्या हुआ, मॉडर्नाइजेशन ज़्यादा से ज़्यादा हुआ एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट अक्रॉस इंडस्ट्री, अलग अलग इंडस्ट्रीज में टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट देखने को मिला, ठीक है। और क्या हुआ फ्रेंड, डाइवर्सिफिकेशन एंड न्यू इंडस्ट्रीज।
न्यू सेक्टर आए जैसे कि टेलीकम्युनिकेशन वाला सेक्टर आया, ऑटोमोबाइल आया, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर आया, एंड वेरियस कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्रीज फ्लोरिश हुई, ऑफरिंग वाइड चॉइसेस टू कंज्यूमर। इसकी वजह से कंज्यूमर्स को भी चॉइसेस मिली, बहुत सारी अलग अलग चॉइसेस मिली। पहले कंज्यूमर्स के पास कम चॉइसेस थी, अब कंज्यूमर के पास से बहुत अलग अलग चॉइसेस भी सामने आने लगी, ठीक है। इंक्रीज फॉरेन इन्वेस्टमेंट, सब्सटेंशियल इंक्रीज इन एफडीआई बढ़ा, एफआईआई बढ़ा, प्रोवाइडिंग मस्ट नीडेड कैपिटल फॉर इंडस्ट्रियल एक्सपांसन। पहले हमारे पास इतने मनी नहीं थे, ठीक है। इंडस्ट्री, नई इंडस्ट्री अगर बनाना है तो इंडस्ट्री के लिए क्या चाहिए, लैंड चाहिए, कैपिटल चाहिए, मनी चाहिए, है ना फ्रेंड। तो लैंड तो हमारे पास इंडिया में थी पर कैपिटल था नहीं था, मनी नहीं थी, ठीक है। तो ये अब एफडीआई और एफआईआई, तो उनकी वजह से क्या हुआ, साथ में कैपिटल जो रिक्वायरमेंट थी वो कैपिटल मिल गया। कैपिटल में सिर्फ फ्रेंड मनी नहीं आता, लैंड भी आ जाती है, यहाँ पे टेक्नोलॉजी भी आ जाती है, तो ये सब मिला, तो इसकी वजह से ज़्यादा इंडस्ट्रियल एक्सपांसन हुआ। ग्रोथ ऑफ प्राइवेट सेक्टर, लाइसेंस राज हट गया तो प्राइवेट सेक्टर को भी बढ़ावा मिला, और जिसने प्राइमरी इंजन ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ का काम किया, ठीक है। अब ये सब तो हुआ फ्रेंड, साथ साथ में कुछ चैलेंजेस भी अभी भी देखने को मिले। उसके बाद में क्या हुआ चैलेंजेस, तो इम्पैक्ट ऑन स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, हमने लास्ट लेक्चर में भी देखा था कि इसकी वजह से अब स्मॉल स्केल इंडस्ट्री थी, छोटे छोटे इंडस्ट्री, वो कम्पीट नहीं कर पाई ये बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज के सामने, तो उनके ऊपर इम्पैक्ट ज़्यादा दिखने को मिला, और वो स्ट्रगल कर रही है टू कम्पीट विद लार्ज डोमेस्टिक एंड फॉरेन प्लेयर के सामने। जॉबलेस ग्रोथ अभी भी देखने को मिलता है कि ग्रोथ तो हो रहा है पर क्या है, जॉब नहीं बढ़ रही है, जॉब जितनी चाहिए उतनी जॉब जनरेट नहीं हो रही है, ठीक है। वाइल आउटपुट ग्रू, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन इन द ऑर्गेनाइज्ड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर समटाइम लेग ड्यू टू ऑटोमेशन एंड फोकस ऑन कैपिटल इंडस्ट्री प्रोडक्शन। ऑटोमेशन अब ज़्यादा आ रहा है, आज के टाइम पे भी देखो एआई वगैरह आ रहे हैं, तो उसकी वजह से बहुत सारे लोगों की जॉब जा रही है, तो ग्रोथ हो रहा है, ठीक है, नो डाउट ग्रोथ हो रहा है, पर जॉबलेस ग्रोथ हो रहा है, वहाँ पे जॉब नई जनरेट नहीं हो पा रही जितना चाहिए इतना, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम यहाँ पे देखने को मिला। अनइवन रीजनल डेवलपमेंट भी देखने को मिला है। डेवलप इंडस्ट्रियल क्लस्टर बेनिफिटेड मोर, कुछ सेक्टर थे, कुछ इंडस्ट्रियल क्लस्टर ऑलरेडी पहले से थे, तो वहाँ पे ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ, पर जहाँ पे नहीं था वहाँ पे डेवलपमेंट इतना हुआ नहीं, इसलिए रीजनल डिस्पैरिटी कम ज़्यादा बढ़ी। मैन्युफैक्चरिंग शेयर स्टेगनेशन, मैन्युफैक्चरिंग का शेयर पहले जितना ही कम ही रहा, बहुत ज़्यादा ग्रो नहीं हुआ इसमें। डिस्पाइट ग्रोथ, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर शेयर इन इंडिया जीडीपी हैज लार्जली रिमेन स्टेगनेंट। ऑलमोस्ट कितना रहा, अराउंड 15 to 17% मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का शेयर रहा, ठीक है। अनलाइक ईस्ट एशियन इकोनॉमी दैट विटनेस अ सिग्निफिकेंट इंक्रीज ड्यूरिंग देयर इंडस्ट्रियलाइजेशन। बाकी अगर हमारी ईस्ट एशियन इकोनॉमी की बात की गई, इसमें ईस्ट एशियन इकोनॉमी में क्या आ गया, तो चाइना आ गया, जापान आ गया, साउथ कोरिया आ गया, ये सब कंट्रीज में क्या हुआ फ्रेंड, तो यहाँ पे जैसे वहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ ना, तो इंडस्ट्रियलाइजेशन के साथ में उनकी ना मैन्युफैक्चरिंग था, उसका कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा था, ठीक है फ्रेंड। 40-50% उनका मैन्युफैक्चरिंग से आता था, और इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग का बेस है जीडीपी में बहुत कम रहा, 15 to 17%। तो ये हमारी इकोनॉमी में एक बहुत प्रॉब्लम है, आज भी बहुत प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है। और हमारी इकोनॉमी कैसे चेंज हुआ, तो पहले प्राइमरी सेक्टर से डायरेक्ट टर्शियरी सेक्टर पे हमने कुछ जंप मारा फ्रेंड, ठीक है। अब आफ्टर मोदी गवर्नमेंट 2014 रिसेंट इनिशिएटिव इसके लिए क्या लिए आए गए, तो यहाँ पे, और 1991 के बाद में कोई इंडस्ट्रियल पॉलिसी एज सच तो फ्रेंड नहीं बनी, पर काफ़ी इंडस्ट्री में सुधार के लिए अलग अलग स्कीम लाई गई, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं हम, वाइल मेंटेनिंग द लिबरलाइज फ्रेमवर्क, लिबरलाइजेशन फ्रेमवर्क जो था 1991 उसके जैसा ही आज भी लिबरलाइज फ्रेमवर्क को हम मेंटेन ही कर रहे हैं। रिसेंट पॉलिसी फोकस ऑन बूस्टिंग डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग, आज हमारी जो इंडस्ट्री मेनली किस पे फोकस कर रही है, या हमारी पॉलिसीज़ तो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग पे पॉलिसी फोकस कर रही है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को इंप्रूव करने पे फोकस करिए, और इनोवेशन को बढ़ावा देने के ऊपर फोकस करिए, इनोवेशन को बढ़ावा देने के ऊपर, ठीक है। इसके लिए सबसे पहले हमने कौन सी स्कीम लाई फ्रेंड, तो मेक इन इंडिया 2014 में। ये फ्रेंड याद रखना, मेक इन इंडिया को आज 10 साल हो गए, ठीक है, 10 साल ऑलरेडी हो गए, ठीक है। 2014 में लाया था, अब ये 11वां साल है, ठीक है फ्रेंड। तो इस तरह की स्कीम ये आ सकती है हमारी एग्जाम में, मेंस में डायरेक्टली भी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो मेक इन इंडिया लाया गया है यहाँ पे। एम क्या था इसका, एम मेक इन इंडिया, वर्ड याद करो, मेक इन इंडिया, इंडिया में बनाना है सब कुछ, ठीक है। टू ट्रांसफॉर्म इंडिया इनटू ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब, इंडिया को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना है। अट्रैक्ट एफडीआई, ज़्यादा से ज़्यादा एफडीआई को अट्रैक्ट करना है, एंड प्रमोट डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग एंड क्रिएट जॉब। अट्रैक्ट एफडीआई यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को तो बढ़ाना है, यानी कि फॉरेन कंपनी को तो लाना है, पर यहाँ पे लाना है कि आप जो भी बनाओ रहो इंडिया में बनाओ, है ना। तो एप्पल है, एप्पल वैसे तो इंडिया में अब आया, इंडिया में उनका ऑलमोस्ट 40% जितना प्रोडक्शन जो एप्पल फ़ोन का है तो वो इंडिया में हो रहा है आज के टाइम में फ्रेंड। चाइना को भी हमने पछाड़ दिया, ठीक है फ्रेंड। तो अब आपको लगेगा वो तो फॉरेन कंपनी है, तो ये मेक इन इंडिया कैसे हुआ, तो मेक इन इंडिया का कंसेप्ट ये है फ्रेंड कि मेक इन इंडिया में क्या, आओ इंडिया में बनाओ और इंडिया की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करो, इंडिया में जॉब क्रिएट करो, ठीक है फ्रेंड।
तो मेक इन इंडिया का यही मेनली एम है। तो यहाँ पे ये क्या करे, प्रमोट करे डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को और क्रिएट जॉब्स। मेक इन इंडिया का ये एम है मेनली, ठीक है। और इसके लिए इन्होंने मेजर्स क्या लिए फ्रेंड, तो इम्प्रूविंग बिजनेस इन्वायरमेंट, इंडिया का जो बिजनेस एनवायरमेंट है उसको इम्प्रूव करना। कैसे अलग अलग जो स्टेट गवर्नमेंट है आज कैसे अलग अलग जो समिट कर रही है ना, जैसे गुजरात का वाइब्रेंट गुजरात समिट है, या अभी नॉर्थ ईस्ट राइजिंग समिट हुआ था जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने 2025 में अभी किया है, ठीक है। तो ये सब अलग अलग क्यों हो रहा है, तो मेक इन इंडिया को प्रमोट करने के लिए और एक बिजनेस एनवायरनमेंट को क्रिएट करने के लिए मेनली हो रहा है, ठीक है। लेकिन ईजिंग रेगुलेटरी हर्डल्स, पहले बहुत सारे हर्डल्स थे, रेड टेपिज्म वगैरह थे, तो उनको भी क्या करना है, ईज करना है कि ताकि कोई आपको हर एक चीज़ों के लिए लाइसेंस लेने की ज़रूरत नहीं है। प्रोमोटिंग स्किल डेवलपमेंट प्रमोट करना एंड डेवलपिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना। आइडेंटिफाई 25 की सेक्टर्स फॉर प्रमोशन, और मेक इन इंडिया के प्रमोशन के लिए मेनली 25 की सेक्टर्स को आइडेंटिफाई किया गया कि इन सेक्टर्स में आप क्या है आओ और यहाँ पे आप प्रोड्यूस करो, ठीक है। तो जो ज़्यादा से ज़्यादा जॉब भी क्रिएट करेगा और इकोनॉमी के लिए भी सही होगा और मॉडर्न टाइप के लिए रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। तो इस तरह यहाँ पे फोकस किया गया। अब दूसरी यहाँ पे स्कीम कौन सी लाई गई, तो प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम 2020 ऑनवर्ड 2020 में ये स्कीम को लाया गया है, ठीक है, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम। तो यहाँ पे क्या है, लिंक वर्ड याद रखो फ्रेंड, प्रोडक्शन के साथ में लिंक करना है और उसके बाद में क्या देना है, इंसेंटिव देना है। जितना प्रोडक्शन ज़्यादा करेंगे इतना आपको इंसेंटिव ज़्यादा मिलेंगे। इस तरह का ये क्या है स्कीम है फ्रेंड, ताकि क्या है डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट मिलेगा, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा आएगा एंड इंडिया की कंपटीशन स्पेसिफिक सेक्टर में बढ़ेगी। जिस सेक्टर में ये प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम जिस सेक्टर में मेनली इम्प्लीमेंट की गई उसमें मेनली ये किस सेक्टर के लिए PLI स्कीम लाया गया है, तो इलेक्ट्रॉनिक, फार्मास्यूटिकल, ऑटोमोबाइल, टेक्सटाइल, आज बहुत सारी इंडस्ट्रीज PLI स्कीम के अंतर्गत है, ठीक है फ्रेंड। अब PLI स्कीम में मेजर्स क्या लिए गए फ्रेंड, मेजर्स इसमें क्या लिए गए हैं, तो कि प्रोवाइड इंसेंटिव प्रोवाइड, मैंने जैसे बात किया ना ऊपर कि प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव, प्रोडक्शन के साथ में लिंक कर दिया इंसेंटिव को, जितना प्रोडक्शन ज़्यादा करोगे उतना आपको ऊपर इंसेंटिव मिलेगा। तो इंसेंटिव यहाँ पे प्रोवाइड कर दें। एग्जाम्पल इसमें कैश सब्सिडी प्रोवाइड कर दें ऑन इंक्रीमेंटल सेल्स फ्रॉम प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया टू एलिजिबल कंपनी, जो एलिजिबल कंपनी है, जो कंपनी एलिजिबल हो, इसमें आती हो इन अलग अलग सेक्टर में और इंडिया में प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रही हो, उसमें जितना भी इंक्रीमेंट सेल होता है, ज़्यादा ऊपर से सेल कर रही है तो उसमें से आपको सब्सिडी मिलेगी। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिफॉर्म लाया गया ताकि कंटिन्यूस एफर्ट किया जाए टू सिंप्लीफाई रेगुलेशन को सिंप्लीमेंट, कंप्लायंस बर्डन को कम करने के लिए और स्ट्रीमलाइन प्रोसेस फॉर बिजनेस। फिर इसमें एक और भी गुड्स एंड सर्विस टैक्स GST टैक्स को इम्प्लीमेंट किया गया 2017 में, ठीक है। ये भी एक बहुत अच्छा रिफॉर्मिंग पॉलिसी है मेनली इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिए। लैंडमार्क इनडायरेक्ट टैक्स रिफॉर्म एमिंग टू क्रिएट अ यूनिफाइड नेशनल मार्केट। इसका एम क्या था, तो एक यूनिफाइड नेशनल मार्केट क्रिएट करना, ताकि कास्केडिंग इफेक्ट हो रहा था टैक्सेस का, जो टैक्स बर्डन बढ़ रहा था इंडस्ट्री पे, उसको कम किया जा सके एंड टैक्स कंप्लायंस को भी बिजनेस के लिए ज़्यादा आसान बनाया जाए। तो इसके लिए GST लाया गया, तो ताकि इन सब की वजह से क्या है इंडस्ट्रीज़ को शांति रहेगी थोड़ी। फिर IBC कोड लाया गया 2016 में, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्टी कोड। पहले क्या था, सरफाइसी को रिप्लेस करके IBC लाया गया। तो एम्ड एट फास्टर रिजोल्यूशन ऑफ कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी। इसमें क्या था कि बहुत सारे कॉर्पोरेट जो कंपनीज है वो पैसे ले लेती है बैंक के पास से और बाद में वापस नहीं दे पाती, तो ये सब प्रॉब्लम है उनको फास्टर रिजोल्व करने के लिए क्या किया गया, तो इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्टी कोड लाया गया। इंप्रूविंग क्रेडिट फ्लो एंड बिजनेस एनवायरनमेंट, ताकि क्रेडिट फ्लो भी इंप्रूव किया जा सके एंड बिजनेस एनवायरनमेंट को भी सुधारा जा सके। आत्मनिर्भर भारत अभियान, सेल्फ रिलायंट इंडिया मिशन, ये कोविड-19 के बाद में 2021 में ऑलमोस्ट लाया गया है, ठीक है। वेल एम्फेसाइजिंग सेल्फ रिलायंस, आत्मनिर्भर हमको बनना है। इट्स नॉट अ रिटर्न टू प्रोटेक्शनिज्म। आत्मनिर्भर का मतलब ये नहीं कि हमें प्रोटेक्शनिज्म में वापस नहीं आना। अब याद करो ये प्रोटेक्शनिज्म का मतलब क्या है, तो कि बाहर की इंडस्ट्रीज पे हायर कोटा लगा दो, टैरिफ लगा दो, ताकि बाहर से हम इंपोर्ट ही ना कर पाए और सारी की सारी चीज़ इंडिया में हम प्रोड्यूस करें, ऐसा नहीं है यहाँ पे। तो नॉट टू रिटर्न प्रोटेक्शनिज्म, उस तरह का मेजर हमें नहीं लेना है, बट क्या करना है, स्ट्रेटेजिक पुश बढ़ाना है, स्ट्रेटेजिक पुश रखना है टू बिल्ड डोमेस्टिक कैपेबिलिटी। डोमेस्टिक कैपेबिलिटी हमारी है उसको बढ़ाना है कि हमारी इंडस्ट्री ज़्यादा अच्छा कर पाए। बाहर का जो भी इंडस्ट्रीज आए, जो भी उनको करना हो, बाहर से जितना भी इंपोर्ट करें, पर हमारी इंडस्ट्री की डोमेस्टिक कैपेबिलिटी बढ़ाए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कैपेसिटी कम प्राइस वगैरह में हम प्रोड्यूस कर पाए, क्वालिटी वाली प्रोड्यूस कर पाए, ताकि एक्सपोर्ट हमारा बढ़े, है ना। तो
ऐसी स्ट्रेटेजिक पुश को बढ़ाने के लिए मेनली आत्मनिर्भर भारत अभियान लाया गया एंड रिड्यूस क्रिटिकल इंपोर्ट डिपेंडेंसी। और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी अगर इंडस्ट्री अच्छे से प्रोड्यूस करेगी तो ऑटोमेटिकली हमें क्या किसी और कंट्रीज़ के और कंपनीज़ के ऊपर क्या टैरिफ नहीं लगाना पड़ेगा और इंपोर्ट डिपेंडेंसी कम होगी, वाइल रिमेनिंग ग्लोबली इंटीग्रेटेड। और साथ साथ में हम ग्लोबली इंटीग्रेटेड भी इस तरह रहेंगे। अगर प्रोटेक्शनिज्म में वापस गए तो हम क्या होगा, वही ग्लोबलाइजेशन का कोई मतलब ही नहीं रहेगा, हम इंटीग्रेटेड नहीं होंगे ग्लोबल इकोनॉमी के साथ में। ठीक है, तो अब ये 2014 के बाद में इन सब अलग अलग मेक इन इंडिया, PLI स्कीम, GST वगैरह, इनका इम्पैक्ट क्या हुआ हमारे इंडस्ट्रियल ग्रोथ पे। तो ये फ्रेंड हम देखते हैं मिक्स रिजल्ट फॉर मेक इन इंडिया। मेक इन इंडिया का रिजल्ट क्या हुआ, मिक्स रिजल्ट मिला। ठीक है फ्रेंड, वाइल इट हैज इम्प्रूव इंडियाज रैंकिंग इन ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हमारा रैंकिंग इंप्रूवमेंट हुआ था, FDI भी काफ़ी इंप्रूवमेंट हुआ, पर जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर शेयर इन GDP हैज लार्जली रिमेन स्टेगनेंट। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का जो शेयर है GDP में वो होना चाहिए था, इतना हुआ नहीं, आज भी कम है। कितना है, 17 to 18%। ठीक है, 17 to 18% तो बहुत कम है। एंड क्या हो रहा है, जॉब क्रिएशन टारगेट है भी चैलेंजिंग टू मीट। जॉब क्रिएशन भी इतना हो नहीं रहा है, जॉबलेस ग्रोथ देखने को मिल रहा है। पोटेंशियल ऑफ PLI schemes. Early indications suggest PLI schemes are attracting investments and boosting production in targeted sector, particularly in electronics manufacturing, mobile phone. मतलब पहले ऐसा था कि PLI स्कीम अच्छा करी, पर अभी इतना अच्छा कर नहीं रही है। GST का इम्पैक्ट क्या देखने को मिला, हैज़ सिंप्लीफाइड द इनडायरेक्ट टैक्स स्ट्रक्चर को इन्होंने सिंप्लीफाई किया एंड क्रिएटेड सिंगल नेशनल मार्केट क्रिएट किया, विच इज बेनिफिशियल फॉर बिजनेस विद पान इंडिया ऑपरेशन। ऐसा कोई बिजनेस हो जिनका पान इंडिया ऑपरेशन हो, जैसे अदानी, अंबानी, टाटा, अजीम प्रेमजी, अलग अलग ऐसी इंडस्ट्रीज है बहुत सारी जो पूरे इंडिया में काम करती है। तो ऐसे जो बिजनेसेस हैं उनके लिए ये फायदेमंद है ज़्यादा GST। इम्प्रूव बिजनेस एनवायरनमेंट, बिजनेस जो एनवायरनमेंट है वो काफ़ी इंप्रूवमेंट हुआ है उसमें। ठीक है, एफर्ट हैव जनरली इम्प्रूव द रेगुलेटरी एनवायरनमेंट एंड रिड्यूस सम ब्यूरोक्रेटिक हर्डल। ब्यूरोक्रेटिक हर्डल जो थे पहले, उससे थोड़े ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स कम हुए, तो ये सब पॉजिटिव हुआ है। अब कुछ चैलेंजेस भी यहाँ पे देखने को मिल रहा है फ्रेंड। ठीक है, यहाँ पे चैलेंजेस भी देखने को मिला है फ्रेंड। ठीक है, क्या चैलेंजेस है तो वो हम देखते हैं यहाँ पे। कंटिन्यूड चैलेंजेस इन लैंड एक्विजिशन, लैंड एक्वायर करने में प्रॉब्लम, दिक्कत आती है। लेबर रिफॉर्म अभी भी सही से इम्पैक्ट उसका सही नहीं हो रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, जितना चाहिए उतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। ग्लोबल इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी स्टिल इम्पैक्ट सस्टेन हाई ग्रोथ इन द इंडस्ट्रियल सेक्टर। कभी भी ट्रंप कुछ भी नियम लगा देते, कभी भी ट्रंप बोल देता है कि एप्पल को कि आप इंडिया में प्रोड्यूस करना बंद करो। तो ऐसे बहुत सारी जो ग्लोबल अनसर्टेनिटी, इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी वगैरह, वो हमारी इंडस्ट्रीज़, हमारी इकोनॉमी के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करती है। तो ये सब चैलेंजेस है फ्रेंड। ठीक है, तो ये पूरा हमने देखा इंडस्ट्रियल पॉलिसी और उसका इफेक्ट ऑन इंडस्ट्रियल ग्रोथ। ठीक है, हम लास्ट में हम इसका कंक्लूजन देख देते हैं। इन एसेंस इंडियाज इंडस्ट्रियल पॉलिसी हैज़ मूव्ड फ्रॉम अ हाईली रेगुलेटेड इनवर्ड लुकिंग मॉडल। पहले कैसा था, हाईली रेगुलेटेड था, इनवर्ड लुकिंग मॉडल था, तो अब कैसा हुआ है, मूव कैसे किया है, प्रोग्रेसिवली लिबरलाइज हुए, मार्केट ओरिएंटेड हुई एंड ग्लोबली इंटीग्रेटेड अप्रोच। दिस शिफ्ट हैज अनलॉक सिग्निफिकेंट इंडस्ट्रियल ग्रोथ। इसकी वजह से क्या हुआ, अनलॉक हुआ सिग्निफिकेंट इंडस्ट्रियल ग्रोथ, कंपटीशन बढ़ी है, इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट किया है एंड फंडामेंटली ट्रांसफॉर्म इंडियाज इकोनॉमिक लैंडस्केप को हमने ट्रांसफॉर्म किया है। हाउएवर चैलेंजेस लाइक इनइक्वालिटी, जॉब क्रिएशन एंड ensuring sustained high manufacturing growth persist, अभी भी ये प्रॉब्लम देखने को मिल रहे हैं। फॉर्मिंग द बेसिस फॉर ऑनगोइंग पॉलिसी डिस्कशन रिफॉर्म, ये फॉर्म करे बेसिस फॉर ऑनगोइंग पॉलिसी डिस्कशन, और पॉलिसी डिस्कशन की ज़रूरत है और रिफॉर्म की ज़रूरत है। ये सब इस इंडस्ट्रियल पॉलिसी में ये कंक्लूजन में बात करें। ठीक है फ्रेंड, तो इस तरह हम कंक्लूजन लिख सकते हैं। ओके, इस तरह हमारा ये पहला टॉपिक है इकोनॉमिक प्लानिंग। ठीक है फ्रेंड, और इवोल्यूशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी ये हमने देख लिया। अब नेक्स्ट टॉपिक के साथ में हम आएंगे। ठीक है, आप देखते रहिए और शेयर करते रहिए हमारा वीडियो, और आपको कुछ लग रहा है इसमें कहीं पे गड़बड़ी है या और क्या सुधार किया जा सकता है, आप प्लीज़ सजेस्ट कीजिए ताकि मैं और इम्प्रूव कर सकूं और आपके लिए कुछ अच्छे टॉपिक्स लेके आऊँ। मैं इसमें कहीं पीछे ना रह जाए, यही और ऐसे फ्री अच्छा कंटेंट आपको प्रोवाइड करता रहूँ। तो इसके लिए आप अपने मूल्यवान सुझाव भी हमें दे सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, और ज्वाइन करिए हमारी टेलीग्राम चैनल को। थैंक यू।